हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी बड़े भाई साहब। बच्चों, ये कहानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नए पाठ्यक्रम में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट ईयर के यानी बीए प्रथम वर्ष के मेजर कोर्स में जो सिलेबस लगे हुए हैं उनमें से प्रेमचंद जी का भी एक पेपर लगा है। उसमें उस पाठ्यक्रम में ये कहानी शामिल है। तो आइए सुनते हैं कहानी बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मतलब लेखक जैसे एक तरह से पात्र के रूप में यहाँ विराजमान है और वो बात कह रहा है अपनी। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे थे। दर्जे मतलब क्लास, यानी कि 3 क्लास वो उनसे आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। यानी कि लेखक और उनके भाई साहब जब स्कूल जाने लगे थे, तो यानी कि लेखक जिस उम्र में स्कूल गया था उनके भाई साहब भी उसी उम्र में स्कूल गए थे। लेकिन उम्र में वो 5 साल बड़े थे, पर क्लास में वो 3 साल आगे थे। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। तालीम मतलब शिक्षा की, मतलब एक तरह से व्यंग्य करता है लेखक कि उनके जो भाई थे उनको जल्दबाजी से काम लेना अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए वो एक एक क्लास में 2-2 साल भी लगा देते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने, यानी कि यदि नींव पक्की ना हो तो जो मकान है वो ढह जाएगा। इसलिए मकान को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव का पक्का होना जरूरी है। ऐसा लेखक क्यों कहता है? क्योंकि लेखक के जो भाई साहब हैं, जो बड़े भाई हैं, वो एक एक क्लास में 2-2 3-3 साल लगा देते हैं। इसलिए मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था, यानी कि उनको डांटने डपटने का, उसकी निगरानी रखने का जैसे पूरा अधिकार मिला हुआ था। जैसे घरों में करते हैं ना बच्चे, जो बड़े भाई बहन होते हैं वो छोटों पर अपना अधिकार जमा कर रखते हैं, ऐसा ही लेखक के भाई भी करते थे। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। और लेखक का फर्ज क्या था, यानी उसकी ड्यूटी थी कि जो उसका बड़ा भाई कहे वो उसको मान ले। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। यानी कि वो पढ़ते तो, पढ़ने का ढोंग करना कह लीजिए, या पढ़ते तो वो खूब थे, लेकिन पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। इसलिए वो क्या करते थे, कॉपियों पर तस्वीरें बनाते रहते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य, यानी कि कुछ बेतुकीत सी लाइन भी वो कभी कभी लिख देते थे जिसका कोई मीनिंग नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। मसलन मतलब मसलन का मतलब ही मतलब है, मतलब मसलन का जो अर्थ है वो मतलब होता है। एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत, राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। यानी इस तरह से कुछ भी उटपटांग वहां लिखा हुआ था, और लेखक लाख कोशिश करने के बाद भी उसका कोई अर्थ नहीं निकाल सका, और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में, यानी कि वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और लेखक 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, मतलब इसका उल्टा था। लेखक का जो भाई है वो पढ़ता रहता था, और लेखक का मन पढ़ने में कभी नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं,
कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। फाटक पर सवार आएगा यहाँ पर, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। लेकिन यानी कि जो लेखक था वो बड़ा शरारती किस्म का बच्चा था। वो हॉस्टल में रहते थे, लेकिन हॉस्टल से बस बाहर ही खुले में मैदान में खेलना, कभी पत्थर उछालना, कभी कागज़ की जहाज बना बना कर उड़ाना, या कभी पहले के बच्चे खेला करते थे कि जो दरवाज़ा जो डोर होता था ना बड़े वाला, लोहे का जैसे होता है मेन गेट, उसके ऊपर पैर रखो और उससे झूलते रहो। तो इस तरह से वो मतलब उस इसी तरीके की शरारती खेल खेलता रहता था। लेकिन जैसे ही उसके बड़े भाई उसको देखते या वो अपने बड़े भाई को देखता तो वो एकदम से डर जाता। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। यानी कि जैसे ही भाई ने पूछा कहाँ थे, वैसे ही लेखक की बोलती बंद। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। तो मतलब वो अपने बड़े भाई के सामने कुछ नहीं बोल पाता था और चुप रहता था। तो बड़ा भाई भी फिर उसको गुस्सा कम उस मतलब वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था उस पर। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ मतलब शब्द नहीं, एक भी शब्द नहीं आएगा। तो फिर जो भाई का जो भाषण है वो शुरू हो जाता कि भी अगर इसी तरह खेलते कूदते रहे तो कभी अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आ पाएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, हैरा गहरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान ना हो जाते। मतलब वो कहता है कि अगर अंग्रेजी इतनी आसान होती तो सभी ना अंग्रेज हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है जब कहीं यह विधा आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों देखते हो। अगर नहीं देखते, जो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता। यानी कि जो लेखक का भाई है वो उसको समझा रहा है कि कोई मैच हो, कोई खेल तमाशा हो, कोई मेला हो, कोई कुछ भी हो, मैं कहीं नहीं जाता, सारा दिन पढ़ता रहता हूँ और तुम्हें फिर भी दिखाई नहीं देता कि भी मैं फिर भी पास नहीं होता। हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहेंगे। अब देखो वो पढ़ने वाला व्यक्ति है तो उसको तो ये लगेगा ही कि छोटा भाई नहीं पढ़ेगा तो कभी भी पास नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? क्योंकि माँ बाप के पैसे बर्बाद मत करो, घर जाकर काम में हाथ बटाओ। तो लेखक की देखो क्या दशा होती है। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर ही चला जाऊं। यानी कि जब उसका भाई डांटता तो उसको ये लगता कि मुझ में इतनी ताकत तो है नहीं कि मैं सारा दिन पढ़ता रहूं, और उसको ये भी लगता था कि उसका जो भाई है वो सही कह रहे हैं, भाई मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा। और सच में ही उसका मन ये करता कि सब कुछ छोड़कर घर चला जाए। जो काम मेरे बूते के बाहर है, यानी कि जो उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, जो उसकी योग्यता ही नहीं है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता। यानी कि उसको लगता कि अगर जितनी मेहनत मेरा भाई करता है उतनी मेहनत मैं करूंगा तो मुझे चक्कर ही आ जाएगा। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते।
और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। फिर कुछ समय तो भाई की बातों का उल्टा असर होता, फिर उसको लगता नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ, और फिर वो ठान लेता, मतलब एक तरह से डिटर्मिनेशन कहते हैं ना, दृढ़ निश्चय कर लेता कि नहीं मैं खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। तो मतलब वो एक अपना एक टाइम टेबल बनाता, उसमें खेल कूद का कोई टाइम नहीं होता था, सारा टाइम पढ़ना और ये सब। देखिए, प्रातःकाल उठना 6 बजे, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। यानी कि सुबह से 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का वो अपना एक फिक्स टाइम टेबल बना लेता। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। जैसा हम करते हैं, हर रोज अपना एक शेड्यूल बनाते हैं, पर उसके अनुसार हम कभी चलते नहीं हैं, है ना। तो वो भी पहले दिन से ही सब चीज़ें हवा हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घाट, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। मतलब कि एक बार मैदान में गया तो तरह तरह के खेल देखकर वो सब कुछ भूल जाता कि क्या उसने टाइम टेबल बनाया था और कब क्या पढ़ना था। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता, यानी कि फिर वो खेल कूद कर वापिस जाता, फिर भाई साहब डंडा लेकर सवार हो जाते। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार से लटकती मालूम होती, मतलब जैसे ही उसका भाई उसको देखता और उसके जो है ना प्राण सूख जाते। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता। यानी कि मरते मरते भी जैसे मनुष्य से बंधन नहीं छूटते ना मोह माया के, वैसे ही इतनी डांट खाकर भी लेखक से खेलने कूदने का जो मोह था वो कभी छूटता नहीं था। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अब देखो, सालाना मतलब ईयरली जो एग्जाम, एनुअल एग्जाम होते हैं, कि पूरा साल बीत गया ऐसे करते करते, फिर पेपर हुए, भाई साहब फिर फेल हो गए और लेखक जो है वो पास हो गया। अब मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। यानी कि था तो उसका भाई ही, उसको मतलब एक तरह से सहानुभूति हुई अपने भाई से कि सारा साल पढ़ते हैं फिर भी वो फेल हो गए। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, मगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। यानी कि उसका मन ये करता रहा कि मैं खेलता कूदता रहूं, और उसने मन में ठान लिया कि अब की बार भाई साहब टोकेंगे तो उनको ये कहूंगा भी तुमने कौन सा तीर मार ली पढ़ पढ़ कर, मैं तो फिर भी पास पास हो गया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब दे हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। यानी कि अगर वो लेखक बोलकर कुछ नहीं भी कहता तो उसके वो जो भी कुछ करता था, जैसे भी उसकी कहते हैं ना, जैसे बॉडी लैंग्वेज थे, जेस्चर्स थे, उससे ऐसे लगने लगा था
कि जो लेखक है वो अपने भाई से ज़्यादा नहीं डरता। भाई साहब ने इसे भांप लिया, लेकिन भाई साहब को पता चल गया भी इसका जो एटीट्यूड है, इसका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। उनकी सहसद बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। यानी कि सुबह ही उठकर गुल्ली डंडा खेलने चले गए लेखक जी, और जब वो वापस लौटे तो भाई साहब ने फिर उनके साथ वही किया। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। तो यानी कि लेखक के भाई को समझ आ गया भी लेखक को थोड़ा प्राउड हो गया है, घमंड हो गया है कि वो पास हो गया है, तो उसने फिर उसको उसी तरीके से डांटा। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, मतलब सारे राजा जो है उसको टैक्स भी देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। तो लेखक ने, मतलब लेखक के भाई ने अभिमान पर उसको इतना बड़ा भाषण दे डाला और उसको ये समझाया कि जिंदगी में चाहे आप कितने ही बुरे कर्म करो, पर कभी भी घमंड मत करो, क्योंकि जब आप घमंड करोगे तो आप का जो संसार में जो अस्तित्व है वो डामाडोल हो जाएगा। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। फिर वो आगे बोलते हैं, उसे यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहेरुन ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। यानी कि कभी कभी किस्मत भी ऐसा साथ दे देती है, और तुम्हारे साथ वही हुआ है कि तुम किस्मत से पास हो गए, तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। यानी कि किस्मत एक आध बार साथ देती है, हर बार नहीं देती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वही है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। यानी कि एक भी बार अगर खाली ना जाए तो वो एक सफल खिलाड़ी कहलाता है। कभी कभार निशाना तो कोई भी लगा देगा। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पीसना आएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिश तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। तो लेखक उसको भाई समझाता है कि जब बड़ी क्लास में आओगे तब तुमको पता चलेगा। जब अलजबरा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। फिर वो देखो आगे क्या कहता है, 8-8 हेनरी को गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? मतलब बहुत सारे हेनरी हुए, हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी 3, ऐसे। तो कितने हेनरी हुए, किसने क्या किया, कौन याद रख सकता है? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। अब आपने हेनरी तो लिख दिया लेकिन उसकी संख्या गलत लिख दी, तो आपके मार्क्स कट गए। सफा चट। सिर्फ सिफर भी ना मिलेगा, सिर्फ नहीं सिफर आएगा यहाँ पर। सिफर मतलब जीरो। सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम चारम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। तो मतलब लेखक का भाई अपनी एक तरह से फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि नाम ही अलग अलग रख लेते, 1 2 3 4 5 करने की क्या जरूरत थी। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अब जा की जगह आजा बा लिख दिया
और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आ ब ज और आ जा ब में फर्क क्या है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। अब देखो वो अपने तरफ से जैसा उसको समझ आता है वो ऐसा समझा रहा है उसको कि भी आ बा जा लिखो या आ जा बा लिखो। अब टेक्निकली तो दोनों में अंतर है, लेकिन वो कहते भी दाल भात रोटी खाओ या भात दाल रोटी खाओ, बात तो एक ही है। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट लें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाए। लंब होता है परपेंडिकुलर, और आधार मतलब जो बेस है उसका। पूछे इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है। यानी कि अगर हमने आंसर को कुछ भी इधर उधर किया तो सारे नंबर खत्म। तो यह सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। यानी कि लिखना तो है समय की पाबंदी पर, और लिखने हैं 4 पेज। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। यानी कि समय की पाबंदी भी कह रहे हो और इतना सारा समय बर्बाद भी करो। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। तो वो कहता भी कि एक निबंध इतना बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत है जब कोई बात 2 या 3 वाक्यों में समझाई जा सकती है। व्यर्थ में किसी बात, यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। यानी कि संक्षेप में भी कह रहे हैं और 4 पेज भरने को भी कह रहे हैं। ये तो बड़ा उल्टा पुल्टा काम है। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, है ना उल्टी बात। बालक भी इतना ही समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो यह सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो फिर उसका भाई समझाता है कि जब मेरी क्लास में आएगा तो इस तरह की चीज़ें भी तुझे देखने को मिलेंगी कि भाई समय की पाबंदी पर निबंध लिखो, संक्षेप में लिखो, लेकिन 4 पन्नों का लिखो। मेरे दर्जे में आओगे तो लाला ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे। गिरह बांधना ना, गांठ बांध लो इस बात की। मतलब मैं जैसे कहते हैं पल्ले गांठ बांध लो, ये बहुत पक्की बात है कि मैं तुमसे उम्र में हमेशा बड़ा ही रहूंगा, चाहे तुम मेरी क्लास में मेरे बराबर भी आ जाओ। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन मुझे आज निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही निकाल लिए जाएं। अब देखो लेखक को दुख हो रहा है कि भी वो फर्स्ट आया तो भी उसके साथ उसके भाई ने उसको इतना बड़ा उपदेश दिया। उसको लगता है मैं फेल हो जाता तो मेरा क्या होता। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। यानी कि उसको पढ़ना कभी अच्छा नहीं लगता था और इतने भाषण के बाद भी नहीं लगता था। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना
कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। तो यानी कि फर्स्ट आने के बाद भी उसको जो आत्मविश्वास पैदा हुआ वो फिर से रफू चक्कर हो गया और फिर वो पहले जैसी ही जिंदगी काटने लगा। तो ये आधी कहानी है, यानी कि कहानी का भाग 1 है, क्योंकि बहुत लंबी कहानी थी इसलिए अब दूसरे पार्ट में हम इसका आगे का भाग सुनेंगे। धन्यवाद।